तो मामला अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। शुरू हुआ था संपत्ति विरासत और अब आरक्षण। तो एक तरीके से चुनाव का पूरा ध्रुवीकरण साफ दिख रहा है यहाँ पे, और बहुत ही हाई चार्ज इस वक्त प्रचार चल रहा है सभी दलों की तरफ से। और अब मतदान से ठीक पहले क्या स्थिति बन रही है, इन सब पे बातचीत करेंगे। और क्या फ्लेवर क्या है इस समय इलेक्शन का, क्या अब ये चुनाव एकदम डिवाइड हो गया है, दो तरफ में गढ़ खुल गए हैं। राजनीतिक अपडेट भी कुछ आपको बता दूं। कन्नौज से, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हर बॉल पे 6 मारेंगे। सुब्रत पाठक जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान जैसा मैच होगा, कड़ा मुकाबला होगा। तेज प्रताप को तो कोई जानता ही नहीं था, इसलिए अब मज़ा आएगा। तो अखिलेश यादव ने कहा महफिल तो यूपी में जमेगी। इसके इशारे कुछ और भी हैं यहाँ पे। लेकिन जो कल चुनाव होने वाले हैं उसमें 89 सीट्स पे मतदान होगा, जिसमें केरल का पूरी सीटें शामिल हैं। उसके अलावा फिर कर्नाटक की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की थोड़ी सीटें सब जैसे हैं। लेकिन एक बड़ा चंक ये होगा। तो 102 हो चुकी हैं और कल 89 और हो जाएंगी, यानी लगभग 40-42%, 45% देश कवर हो जाएगा इस चरण के बाद। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि क्या अब पूरी तरीके से ध्रुवीकरण पे इस समय चल रहा है या फेज वाइज मुद्दे बदलते रहें, क्योंकि तीसरा मुद्दा ये हम लोग देख रहे हैं जो चेंज हुआ है। बातचीत करेंगे। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही प्रेम कुमार जी, सज्जन कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, और यूसुफ अंसारी होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और सज्जन कुमार जी ने ऊंट की छाप वाली शर्ट पहनी है, पता नहीं किसका चुनाव चिन्ह है ये, अभी पूछूंगा मैं उनसे। लेकिन पहले रामकृपाल जी के पास चलता हूँ। रामकृपाल सर, अब माहौल बिल्कुल हिंदू मुसलमान वाला हो गया, एकदम गर्मा गया चुनाव। संपत्ति, मंगलसूत्र, मंदिर, मैनिफेस्टो, और वहाँ से होते हुए अब आ गया सीधे सीधे आरक्षण, और उसमें मुसलमानों को देने की कोशिश पे। कैसा लग रहा माहौल, क्या चुनाव की स्थिति इस समय बन रही है? निश्चित रूप से जैसे जैसे पहला फेज हो चुका है तो माहौल था। सर आपके लिंक में दिक्कत है, मैं तुरंत वापस आता हूं लौट के। सज्जन जी के पास जाता हूं। सज्जन जी, एकदम पोलराइज हो गया चुनाव। देखिए, पोलराइज क्या हुआ? पोलराइज तो नैरेटिव में लग रहा है, ग्राउंड पे उतना पोलराइजेशन नहीं है। लेकिन पोलराइजेशन का एक पृष्ठभूमि भी है कि आप देखिए, अब हम लोग पोलराइजेशन वर्ड कब यूज करते हैं? जब बीजेपी के तरफ से या हिंदुत्व के विमर्श से जुड़े हुए लोग जब मुस्लिम विमर्श के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आप ममता बनर्जी बंगाल में बोले सारे मुसलमान यूनाइट हो जाएं, उसको आप ध्रुवीकरण नहीं कहेंगे। बहन मायावती 2017 में जो चुनाव है और 2022 में है, उसमें वो कहती हैं कि भाई हमने 403 में 100 मुसलमानों को टिकट दिया, हम रहनुमा है। वो पोलराइजेशन नहीं है। आप कर्नाटक में सीधा आरक्षण दे देते हैं, वहां पे आपको एक कम्युनिटी की कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं दिखती। कम्युनल पॉलिटिक्स है क्या? एक कम्युनिटी की कम्युनिटी, और ये चीज जाति के आधार पे भी हो। धारणा यह है कि जब तक कि आप जाति के आधार पे या माइनॉरिटी को कंसोलिडेट होके, भले ही उनके अंदर, भाई सबके अंदर में डिवीजन है, उनको अपने विवेक पे फैसला लेने दीजिए, जब तक कि उनके बारे में बात करें वो सेकुलर पॉलिटिक्स होता है। जब उस पे प्रश्न चिन्ह उठा के आप हिंदुओं को भी गोलबंद करने की कोशिश करें तो उसे आप जो है ध्रुवीकरण कहते हैं। और इसी कारण से देखिए कि भारत में सेकुलर पॉलिटिक्स का जो हाल है वो किस कारण से, पहला तो ये बात। दूसरा देखिए, चूंकि दूसरे चरण में कर्नाटका भी है, सीटें रायगंज और बालूरघाट बंगाल का है, जो आपका दिनाजपुर और मालदा वाला सीट है, तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी भी है। उसके बाद आप देखिए कि इस चरण में यूपी बिहार तमाम भी चीजें हैं। और जिस तरीके से अपोजिशन ने अपने नैरेटिव में ओबीसी, एससी, एसटी, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से जो फ्रैगमेंट्स में जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी उसको काउंटर करने के लिए उसी के रेस्पॉन्स में ये हिंदुत्व की बात कर रही है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज जरूर देखिए,
जहां तक मुस्लिम बैकवर्डनेस की बात है, जिसमें उन्हें आरक्षण दिया जाता है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ये कहती है कि साहब इनमें तो दलितों वाली हाल है, बहुत ज्यादा पिछड़े हैं एक छोटे से तबके को छोड़कर। लेकिन अभी बिहार में सेंसस हुआ, आप उसका डेटा उठा के देखें, आप वहां पे देखेंगे कि केवल अपर कास्ट मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि पसमानदा मुस्लिम्स की भी आर्थिक स्थिति हिंदू, अपर कास्ट और ओबीसी से बेहतर है। अगर ये सेंसस सही हुआ है तो, जातीय जनगणना सही हुई है तो इस स्थिति में ये जो पूरा का पूरा डेटा है इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। दूसरी बात आप एक और देख लें, जब आप सीधी सी बात करेंगे कि मुस्लिम को रिजर्वेशन ओबीसी में दायरा, बिहार में आप देख लीजिए बहुत सारी जातियां हैं सीमांचल में जिसे लालू जी और नीतीश जी के टाइम में ओबीसी में शामिल किया गया, कर्नाटक में ये चीज हो रहा है, बिहार बंगाल में आप देखें तमाम जो मुस्लिम्स हैं वो ओबीसी में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे जो पहले से ओबीसी हैं, हिंदू ओबीसी हैं, उनको उनका हक घटता है। अब बीजेपी जो चीज हो रहा है उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्योंकि दूसरे चरण में ऐसा विमर्श दिख रहा है, उसको उपयोग कर रही है। तो यहाँ पे फ्रेमिंग की भी समस्या है। फ्रेमिंग की समस्या ये है कि जब आप मुसलमानों की यूनाइट होने की बात करें वो कॉम्युनलिज्म नहीं है, वो ध्रुवीकरण नहीं है। जब आप कास्ट के नाम पे अपील करें वो ध्रुवीकरण नहीं है, वो कॉम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। आप जैसे ही हिंदू यूनिटी की बात करते हैं वो कॉम्युनल और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो जा रही है। और निश्चित तौर पे हमें लगता है कि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जा रहा है और उसमें जो पहले से तथ्य विद्यमान हैं उसको थोड़ा स्पिन करना और एम्फेसाइज करना हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। पहला दाव कांग्रेस ने और अपोजिशन ने खेला है कि संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उसके प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री स्वयं जो है उसको न्यूट्रलाइज करके एज लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यवहारिकता की पॉलिटिक्स है, ये कहीं से भी संतों वाली राजनीति हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। और हमें लगता है जिस तरह का विमर्श है, जिस तरीके से समाज का एक डीपनिंग ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें आप देखिए नैरेटिव जो है इंटेंसिफाई होती जाएगी। ये अमेरिका से लेके इंडिया में है। दिक्कत यह है कि ब्लैक लाइफ मैटर से लेके कैंसिल कल्चर, इन सब पे कोई आपत्ति नहीं करता। जैसे ही आप देखेंगे कि सेंटर राइट और राइट विंग की प्रतिक्रिया आती है। जी, एक चीज मुझे बताइए आप, जब ये संविधान बदल जाए, ये सब बहुत डिबेट महीनों से चल रही थी, बहुत जगहों पे इस पर डिस्कशन हो रहा था। उसके बाद बीजेपी की रैली में, प्रधानमंत्री की रैली में या नड्डा जी की रैली में, अमित शाह जी के लिए बहुत सारे इश्यूज़ पे वो बात करते रहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो वाली वो बात उठाई, उसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई हर कॉर्नर से। ऐसा क्यों हुआ? क्या तीर निशाने पे सही लगा या इतना ज़्यादा डिटेल कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि लगा कि यार अब ये तो हमारा काउंटर हो गया? ये मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत लोग जानने की कोशिश की इतनी तीखी प्रतिक्रिया इस पे क्यों? देखिए, तीखी प्रतिक्रिया किन लोगों के पास से आ रही है, वो कौन समूह है? इसमें दो समूह हैं। एक तो ये जो नैरेटिव है ये कांग्रेस का अपना नैरेटिव नहीं है, ये नया नैरेटिव है जिसको कांग्रेस ने अपनाया है। जो वामपंथियों का जो बहुत ज्यादा आगमन हो रहा है कांग्रेस में, उसके बाद शुरू हुआ है कि संपत्ति का बंटवारा होगा, इनहेरिटेंस टैक्स होगा। अब आप देख लीजिए, सैम पित्रोदा 2005 में जब नॉलेज कमीशन के चेयरमैन थे और जब अर्जुन सिंह उस समय जो एचआरडी मिनिस्टर थे, ओबीसी रिजर्वेशन शैक्षणिक संस्थानों में ला रहे थे, तो इन्होंने उसका विरोध किया था। और उस समय प्रताप भानु मेहता जो हर हफ्ते इंडियन एक्सप्रेस में एक आउटरीच दिखाते हैं और इन चीजों की आज के डेट में समर्थन में है, मौन समर्थन भले हो, उस समय रिजाइन कर दिया। आज वही सैम पित्रोदा जो मेरिट को चैंपियन करते थे कह रहे हैं कि यूएस में इनहेरिटेंस लॉ है। राहुल गांधी जब 2004 में एमपी बने, उनसे जब पूछा जाता है कि भाई कास्ट रिजर्वेशन, तो उस समय वो कहते हैं ये सब नहीं, न्यू इंडिया जो है वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए। आज वो उनका बिल्कुल अलग एक आउटरीच है। तो ये आउटरीच जो है ना, बिना किसी कन्विक्शन के है। पहली बात, ये कहां से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है? ये जो वामपंथी जो उपद्रवी लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, जो सीपीआई और सीपीएम को छोड़ के इधर आ रहे हैं। एक दूसरा क्या है कि एक एलीट, वो एलीट लिबरलाइजेशन के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म तो चाहता है, कैपिटलिज्म तो चाहता है, लेकिन वो कल्चरल शिफ्ट नहीं चाहता है। इसमें आपको तमाम उस तरह के लोग मिल जाएंगे जिसको वो कहते हैं, जिनका पेट जो है कैपिटलिस्ट है और जो आत्मा है वो सोशलिस्ट है। ये कैपिटलिस्ट वैली विद लेफ्टिस्ट सोल, जो ऐसे लोग, ये दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ समस्या ये है कि ये चाहते हैं कि इंडिया की
इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सब कुछ हो, एक तबका चाहता है उनके बल पे हो, लेकिन कल्चरल शिफ्ट वही पुरानी नेहरूवियन रहे, वही पुराना जिसमें एलिट्स का डिस्कोर्स था, ये गेटकीपर थे। दूसरा ये है जो उपद्रवी तत्व है कि बीजेपी की इलेक्टोरल हेजीमोनी को कैसे खत्म की जाए। तो साहब ये जो कंसोलिडेशन है, हिंदू कंसोलिडेशन, इसको अब टुकड़ों में बांटे जी, और माइनॉरिटी को यूनाइट करे। देखिए मुस्लिम यूनिटी से दिक्कत नहीं है, वो तो अपेक्षित है, वो बड़ा वांछनीय है, वो सराहनीय है। हिंदू यूनिटी जो है उसमें फासिज्म, संविधान का खतरा, सब कुछ दिखने लगता है। जी रामकृपाल जी, सर ये वाला सवाल आपसे भी है और उससे पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अब जो इस वक्त चुनाव की तासीर दिख रही है वो बिल्कुल पोलराइज्ड है, डिजिटली डिवाइड हो गई है। देखिए अभी जो सज्जन कुमार जी ने जितनी बातें कही हैं, मुझे तो लग रहा था कि जो मेरे मुंह से निकलना था, जो मेरे मन में था, वो सारी बातें वो कह दी हैं। हो सकता है उतने अच्छे ढंग से मैं ना कह पाऊं, लेकिन जितनी बातें उन्होंने कही हैं मैं उस सब से एग्री कर रहा हूं। केवल मैं एक बात आपको बता, मैं हमेशा एक बात जानता हूं कि नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टियों के बनाने से नहीं बनता। एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, ये जो लोग गलत फहमी में हैं कि जो लोग चैनल पर बैठे हैं या जो नेता जाके बोलते हैं वो जो कह देंगे जनता उसी के आधार पर चलती है, ऐसा नहीं होता है। पिछले 10 सालों में और इसके पहले के 60 सालों में जनता ने जो काम देखे हैं, जो काम उसके जीवन में आए हैं, जो उससे प्रभावित रही है, और आज की तारीख में वो फैसला, मैं केवल इतना ही कहता हूं कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अंतर्विरोध जनता जो है, वोटर जो है वो जीता है, वो किताबों से पढ़ के नहीं आता। इसलिए आप कुछ भी नैरेटिव बनाइए, जनता यथार्थ को जानती है। आप हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर लीजिए या कांग्रेस जैसे है उसके जो मैनिफेस्टो में आया है कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये जनता के है और इसका मैं 4 तारीख को पता सबको चल जाएगा। रही एक बात, नैरेटिव बनाने की कोशिश हर पार्टियां करेंगी, निश्चित रूप से करेंगी, लेकिन कोई ये समझ ले कि किसी के नैरेटिव बनाने से अचानक चीजें बन गई हैं, ऐसा नहीं है। एक बात जैसा मेरे सज्जन कुमार जी ने कहा, इस देश की राजनीति को थोड़ा सा मैं केवल कहूंगा, अपोजिशन पार्टी जो सोकाल आज अपोजिशन में है, कभी 60 साल कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड, आज 60 साल 70 साल से ये बात रही कि हमेशा माइनॉरिटी के वोट की जो गठरी है वो हमको मिल जाए, ये कोशिश ज्यादा होती रही और ये माना गया कि हिंदू समाज तो जाति बीएसपी की तरफ, कभी कांग्रेस की तरफ वो जाता रहता है। तो ये जो कोशिश थी, ये कोशिश 2014 में फेल हो गई। सबसे बड़ा जो इस देश का एक ओबीसी वर्ग है, जो 100 में 60 लोहिया जी कहते थे, 100 में 50, वो मंडल आयोग के बाद जो उसके अपने इनर कॉन्ट्रडिक्शंस थे, जब वो उजागर हुए, मट्ठा दही जो जमाया था उसमें से मट्ठा और मक्खन निकला, मक्खन रह गया इन लोगों के पास और मट्ठा चला गया अमित शाह और मोदी के पास। वो मट्ठा आज भी इंटैक्ट है और अपनी जगह पे इंटैक्ट है पूरी तरह से। अब क्या हुआ कि जब क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस को मुसलमान छोड़ करके चला गया था बाबरी मस्जिद के बाद, वो कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को लगा कि वो हमारी तरफ आ सकता है। पूरा कांग्रेस का जोर यह रहा कि जो हमारा ये माइनॉरिटी वोट है, जो रीजनल पार्टीज की तरफ चला गया था, वो तो बीजेपी की तरफ था भी नहीं, उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए कि वो हमारी तरफ आ जाए। ईमानदारी की बातें हैं। और जो मैनिफेस्टो में जो जो चीजें कही गई हैं, मैनिफेस्टो के बाद राहुल गांधी ने तेलंगाना में जो भाषण दिया, कृपया उन दोनों को जोड़ के देखिए। उन्होंने कहा हम जाति जनगणना कराएंगे, हम वेल्थ का एक्सरे कराएंगे और आबादी में जो जिसका हिस्सा है उसी हिसाब से उसका वितरण करेंगे। कहने का मतलब क्या था? अगर देखिए शब्द हो ना हो, कुल मिलाकर के आप संपदा का पुनर्वितरण की बात, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कांग्रेस ने पहली बार की है। और मैं पूरी दुनिया में एक बात बताऊं, खुद कांग्रेस के मनमोहन सिंह चिदंबरम ने एक्सेप्ट कर लिया था कि समाज में अगर विषमता को दूर करना
क्या थोड़ा दिक्कत है नेटवर्क में, तो मुझे लगता है कि रामकृपाल जी का रुक जा रहा है। चले चलते हैं अब प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी, तासीर जी अगर समझने की कोशिश करें आपके ज़रिए, तो जो इस वक्त चल रहा है ना, अब ताज़ा मुद्दा ये आ गया है कि ओबीसी और इन सब का आरक्षण काट के कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है। आज रैली में अब ये मुद्दा उठा दिया गया है। पर अभी रामकृपाल जी कह रहे थे कि लोगों ने पहले जो तय कर लिया होता, मन बना लिया हो, तो उसमें नैरेटिव बनाने से नहीं बनता। आपके हिसाब से अभी पिछली जो एक हफ्ते की घटनाएं हैं, इससे किस तरीके का सेंटिमेंट चेंज हो रहा है? जी वाजपेयी जी, मैंने अपने घर का एक कोना इसलिए लिया है कि दोनों तरफ दो कलर आपको दिख रहे होंगे, बीच में मैं बैठा हूँ। हाँ, एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन, एक पैरेट ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन। बताओ सर। यही इंडिया और एनडीए है। ये चुनाव इसी तरीके से अब बटा है। तो इसमें आप देखेंगे कि देखिए कई मुद्दे आए जिस पर बात हुई, लेकिन हमारा जो पॉइंट है, जहां ध्यान देने की बात है, वो ये है कि जो मुद्दे एनडीए नरेंद्र मोदी जी दूसरे चुनाव में गढ़ते, दूसरे चरण में गढ़ते दिखे, ये मुद्दे पहले चरण में कहां थे? कोई नई बात तो अभी हुई नहीं, न तो मैनिफेस्टो तुरंत आया, न तो वो जातीय सर्वेक्षण करने की बात नहीं थी, न तो वो आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण और कोटा वाली बात जो है वो कुछ नई घटनाएं हैं। ये सब की सब पुरानी घटनाएं हैं। लेकिन ये मुद्दे पहले चरण में नहीं बने और दूसरे चरण में उन्होंने बनाने की कोशिश। तो हम ये पाते हैं कि पहले चरण में उन्होंने जिन मुद्दों को छुआ, चाहे करप्शन का मुद्दा, चाहे परिवारवाद का मुद्दा, चाहे बीच बीच में यूसीसी और राम मंदिर भी चला, तो अब उसको उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आप क्या अपने चुनाव का एक मुद्दा नहीं तय कर पा रहे हैं? क्या आप राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांग सकते थ्रू आउट हर चरण में? क्या यूसीसी के नाम पर वोट नहीं मांग सकते? क्या सीएए एनआरसी के नाम पर वोट नहीं मांग सकते? आपको एक ऐसा मुद्दा जो कि किसी न किसी तरीके से आक्रामक और दूसरे पर हमला करने वाला, और अगर इंडिया के नजरिए से देखें तो वो झूठ भी है, हाँ, उस तरीके से आपने मुद्दे को गढ़ने की कोशिश की, तो इसका ये मजबूती नहीं दिखलाता। ये एनडीए गठबंधन की, नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की कमजोरी दिखाता है कि आप अपने मुद्दे पर कायम नहीं है। यानी जो वोटर्स है उसको आप अपने मुद्दे पर रिझा नहीं पा रहे। कहां गया सबका साथ सबका विकास वाली बात? तो सब भूला गए हैं इस चरण में, याद ही नहीं है। इस चरण में सिर्फ याद है मंगल सूत्र और तमाम बातें। तो हमें लगता है कि इस तरीके से जो एग्रेसिव चुनाव प्रचार किया गया है, हमें नहीं पता कि इसका तुरंत इंपैक्ट होगा कि नहीं। रामकृपाल जी कह रहे हैं कि जनता पहले से मन बना लेती है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन का भी असर पड़ता है। थ्रू आउट इनकार नहीं करते, क्योंकि नेता हमेशा वोटर को आप एक नेतृत्व देता है, एक जुबान देता है, जिसको हम लोग नैरेटिव बोलते हैं, और उस नैरेटिव के पीछे लोग चलते भी। तो चूंकि वो संविधान खतरे में है का एक नैरेटिव एस्टैब्लिश्ड हो गया था, तो उसके पैरेलल में एनडीए गठबंधन ने सोचा कि ऐसा ही एक पैरेलल नैरेटिव दिया जाए कि संविधान खतरे में तब होगा जब इंडिया आ जाएगा, तब होगा, संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जबकि ये बहस जो है, बार बार राहुल गांधी ने कहा है कि भाई 22 आदमी के पास जितनी दौलत है 70 करोड़ के पास नहीं है। बात यहां पर है, लेकिन इसको अपने ढंग से ट्विस्ट वो कर रहे हैं। उसको सज्जन कुमार जी कहते हैं कि ये कुटिलता ये है, उनकी रणनीति है। तो ठीक है, गलत बातों को, किसी बात को झूठ तो नहीं बोला जा सकता ना भाई। जो बात प्रेम कुमार जी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है। प्रेम कुमार जी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जी जी, जो संविधान वाला मुद्दा बनाया था, अब इस समय देखो चर्चा में नहीं है। अब आजकल यही सब चर्चा में है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, संपत्ति आरक्षण, स्टेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, मंगलसूत्र और आरक्षण, ये सब है। इतनी तीखी प्रतिक्रिया इसीलिए आई क्या कि अब बैकफुट में चली गई कांग्रेस, कर रही है ये वाला पहले संभालो। हाँ, आप इसको तीखी प्रतिक्रिया बोल रहे हैं, लेकिन मैं इससे कह रहा हूं कि नैरेटिव को, काउंटर नैरेटिव बहुत जोरदार तरीके से हुआ। प्रियंका गांधी ने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया इसका कि भाई हम तो सालों साल सत्ता में रहे,
कभी हमने किसी का गहना छीना क्या, किसी से हमने कुछ छीना क्या? हाँ। हमारी दादी ने तो कुर्बानी दी, हमारी माँ ने तो कुर्बानी, उनके अपने शब्द हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत मजबूती से वो काउंटर नैरेटिव इस्टेब्लिश करके ध्वस्त कर दिया। अब तो नाम नहीं लेंगे तीसरे चरण में मंगलसूत्र का, भूल जाएंगे आप। अब मैं कह रहा हूं ना, अब मंगलसूत्र का नाम नहीं लेंगे नरेंद्र मोदी जी, ये समझ लीजिए। तो आप जी। कह रहे हैं कांग्रेस बैकफुट पे नहीं है। देखो प्रियंका जी की मैंने सुना था कल, वो तो रिएक्शन में क्लैरिफिकेशन दे रही थी, और नया मुद्दा भी नहीं है, अभी अभी यही चल रहा है संपत्ति। और वो जो राहुल जी ने कल कहा, वो तो पता नहीं कैसे 22 लोगों से 16 लाख करोड़ टोटल की थोड़ी सी वसूली होगी, कैसे होगी पता नहीं। एनीवे, रामकृपाल जी की बात रह गई, रामकृपाल जी छोटे में कंप्लीट कर दीजिए, आपका थोड़ा लिंक का डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जैसे प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे हाँ। कि मोदी जी ने वो सब बातें छोड़ दी। देखिए, बात बार बार जब आप नई बात दे रहे हैं तो मोदी जी पुरानी बात पे क्यों जाएंगे? पुरानी बात राहुल जी ने भी छोड़ी। लगातार राहुल जी यहां से जाके विदेश तक कहते थे लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। आजकल तो नहीं बोल रहे हैं। आजकल तो जब आपने वेल्थ के रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दी, जब आपने विरासत टैक्स लगाने की बात आपके पार्टी के एक बड़े नेता, मतलब आपकी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी के सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि 45% 40% की बात, उसके बाद इस देश का प्रधानमंत्री जो वर्तमान में चुप रहेगा क्या? वो रिएक्ट नहीं करेगा? क्या बात आप कर रहे हैं? इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है? सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं? जनगणना कराएंगे। देखिए, एक मिनट में मेरी बात सुन लीजिए। नेहरू, इंदिरा गांधी ने कहा जात पर न पात पर, इंदिरा की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आप उससे उल्टा जा रहे हैं। राजीव गांधी ने 45 मिनट तक उस संसद में विरोध किया था जाति जनगणना का, आप उससे उलट जा रहे हैं। विरासत टैक्स खुद राजीव गांधी ने हटवाया। यह अलग बात है कि खुद इंदिरा की संपत्ति पाने के लिए देश में, लेकिन विरासत टैक्स खुद राजीव गांधी ने हटवाया, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई, जब नए नए मुद्दे आप ले आ रहे हैं तो उस बात को, ये तो बहुत बेसिक मुद्दे हैं, जनता के सामने जाएगा। एक मध्य वर्ग जो, अच्छा ये भी नहीं बता रहे हैं कि जो न्यायिक तरीके से कमाई गई रकम है, वाजिब तरीके से, क्या उस पर भी आप करेंगे, या जो झूठे गलत तरीके से कमाई गई रकम है उसको हड़पेंगे? कौन सा, किस चीज को करेंगे? जो बात कही नहीं गई है मैनिफेस्टो में, आप उसको बोले कही गई है। कहां विरासत टैक्स की बात कही है मैनिफेस्टो में? कहीं है क्या? गांधी का बयान सुनिए। राहुल गांधी बयान तो हम लोग सुन रहे हैं। संपत्ति का पता लगाएंगे। किस संपत्ति का पता लगाएंगे? नहीं, एक्सरे होगा इंडिया का। इस पर कम से कम फैक्ट बोलना चाहिए रामकृपाल जी, फैक्ट बोलना चाहिए। क्या राहुल गांधी ने कहा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? है फैक्ट? अरे बिल्कुल कहा है कि देंगे। नहीं कहा है सर, देंगे तो क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ राहुल गांधी ने नहीं कहा है। देंगे तभी तो देंगे। अरे भाई, आप जब बंटवारा करेंगे आबादी के हिसाब से देंगे। एक मिनट रामकृपाल जी रुकिए ना सर, जरा भारतीय संपदा है, इसी को तो देंगे। रुकिए सर, रुकिए एक मिनट, रुकिए अभी जरा यूसुफ भाई को भी अंदर लेके आना। लेकिन उससे पहले प्रेम जी क्या कहा फिर उन्होंने, राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो क्या कहा है? नहीं, जो कहा है वो बताए ना। उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। अब नहीं कहा तो वह मैं कहा सबूत लाऊंगा। अरे कल जो उन्होंने अपनी बाइट दी है उसमें क्या कहा उन्होंने? नहीं, राहुल गांधी ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसी भी स्टेटमेंट आप चला दीजिए चैनल पे, कल मैं मान जाऊंगा। सुनो ना प्रेम कुमार जी, सुनो तो आप। कल उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए जो लेके भाग गए हैं, या जो उनका आरोप है कि माफ कर दिया गया है उनका, उसको हम वसूलेंगे और वो 22 लोगों के पास है, और पूरा नहीं कुछ हिस्सा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, ये बोला है। आप चला दीजिए, आप बाइट चला दीजिए। कल ये बोला है, आप उस बाइट को चला दीजिए। अच्छा मैं बोलता हूँ सर, 22 लोगों की बात वो जब वो बोलते हैं, वो कहते हैं। अच्छा प्रेम कुमार जी सुनो ना, जब तक मैं यूसुफ भाई के पास जाता हूँ मैं बाइट अरेंज करके सुनवाता हूँ आपको। थामो ना सर। अरे प्रेम कुमार सर, प्रेम सर, आप घर में बैठो तो एक कप चाय पियो, मैं यूसुफ भाई के पास जाता हूँ, फिर मैं वो बाइट सुनवाता हूँ। यूसुफ भाई, ये चल रहा है ग्राउंड में, इसका रिएक्शन किस तरह हो रहा है? तब तक मैं बाइट मंगवाता हूँ जी। किसका रिएक्शन? अरे जो चल रहा है एक हफ्ते से, हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र, संपत्ति का बंटवारा, एक्सरे, ये सब।
देखिए, ये तो बड़े शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री राजनीतिक मंच से झूठ बोलता है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हिंदू मुसलमान की बात जिस तरह प्रधानमंत्री ने की है, अब वो किस मुंह से अपने आप को कहेंगे कि साहब मैं 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ, क्योंकि 20 करोड़ मुसलमानों को तो वो घुसपैठिया मानते हैं। जब उन्होंने खुद ही डिसोन कर दिया, क्या हुआ 2014 में दिए गए उस नारे का जिसमें उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। मुझे तो हैरानी हुई है सुनकर, जब उनका मैं बयान सुन रहा था बांसवाड़ा में, जिस अंदाज में उन्होंने ये बातें कही, मुझे एक पल के लिए मैं सोचने को मजबूर हो गया कि क्या ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 2014 के चुनाव से पहले सबका साथ सबका विकास की बात कही थी? क्या ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कहा था कि इस देश में ऐसे मुसलमान चाहिए जिनके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में इनके विज्ञान हो? क्या ये वही नरेंद्र मोदी है जो जिन्होंने एक और अपनी स्पीच में कहा था कि साहब ज्ञान जो है वो मुसलमानों की खोई हुई संपदा है, और मोहम्मद साहब ने कहा था साहब ये खोई हुई संपदा जहां से भी हासिल की जा सके उसे हासिल करें। और अब वो इस सीधे सीधे उस पर उतर आए हैं कि जो उनके स्तर पे इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए, वहां से वो कह रहे हैं। तो जमीन पे जो उसका असर आप पूछ रहे हैं कि साहब क्या असर पड़ रहा है, तो उसका असर ये पड़ रहा है कि जिन मुसलमानों में पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की मुहिम बीजेपी छेड़ रही थी, जिनमें वो 64 लोकसभा सीटों पर कितने कार्यकर्ता बनाकर वो करेंगे, उन मुसलमानों के सामने संकट पैदा हो गया है कि वो किस मुंह से जाके मुस्लिम समाज से ये बात कहें कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। अभी प्रधानमंत्री के इस बयान पर राजस्थान के किसी शहर के बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने टिप्पणी की थी किसी टीवी चैनल के प्रोग्राम में, उसको पार्टी से हटा दिया गया है। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? और उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि साहब इसका क्या जमीन पे असर पड़ रहा है? तो जो बीजेपी समर्थक है वो एक तबका जो मुसलमानों से नफरत करता है, और इसी नफरत में वो बीजेपी को वोट देता है। जो ये कहता है कि साहब हम 500 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, 5000 रुपए किलो आटा ले लेंगे, ये वो तबका तो खुश होगा इससे, लेकिन जनरल पब्लिक इससे खुश नहीं है। राम कृपाल जी हमारे सीनियर हैं, आदर्श रहे, पत्रकार रहे, बहुत कुछ सीखा है उनसे, उन्हें पढ़ पढ़ के हमने लिखना सीखा है। वो बताएंगे कि इसका उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में उनकी क्या इमेज बनी है, क्या उन्हें तवक्को थी कि प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोलेंगे, और इस तरह की भाषा क्या एक लोकतांत्रिक देश के, एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री को क्या इस देश की इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? ये आर्टिकल में खुला उल्लंघन है 14A का, जहां पे जहां संविधान कहता है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये सीधा सीधा भेदभाव है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह कि चुनाव आयोग तो सोया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट खामोश है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि साहब धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे जा सकते हैं, वहां एक देश का प्रधानमंत्री सीधे सीधे बहुसंख्यक समाज को, अल्पसंख्यकों को प्रति भड़का कर वोट मांग रहा है, और चुनाव आयोग खामोश है। सिर्फ नाम चारे के लिए नोटिस जारी किया, जब तक नोटिस का जवाब आएगा। इससे पहले सुप्रिया शरीफ या रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ जो चुनाव आयोग ने तो यूसुफ जो कार्रवाई की थी, उसके प्रचार करने पर पाबंदी लगाई थी। जी जी जी। तो क्या ग्राउंड पर अब बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ गई है बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल बढ़ गई है। उसका जो काउंटर नैरेटिव ये है कि जो मुसलमान, बात तो मुसलमान की हो रही है ना, जैसे उत्तर प्रदेश है या बिहार में है, जिन मुसलमानों के दिल में ये संशय था कि बीजेपी को हराने के लिए वोट किसको दिया जाए, वहां ये क्लियर हो गया कि साहब बीजेपी से तो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, वो एक ब्लॉक वोटर जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव उसका होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ओके, अब वो जी जो अभी आपने पूछा था वो बाइट आप दिखाइए राहुल गांधी की। हाँ, मैं वही तो सुनाने जा रहा था अभी। चलिए भाई, वो बाइट सुनते हैं जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो पैसा कैसे लिया जाएगा। सुनाइए भाई। प्रेम कुमार जी सुनिए सर। जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है। थोड़ा सा हमने कैलकुलेट करके 16 लाख करोड़ रुपए नहीं दिया, कैलकुलेट करके हमने, जो हमें लगा, जो न्याय हमें लगा कि इतनी मदद करनी चाहिए, हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया है। प्रेम जी देखो, कैलकुलेशन भी है, मैनिफेस्टो में भी डाल दिया है, और 90% लोगों को देंगे। आप तो नहीं कह सकते आप कि इन्होंने कहाँ बोला, सुना दिया हमने आपको।
हाँ, तभी कुछ बात हो रही थी, अभी क्या कहा वो मैं बोल रहा हूँ। राहुल गांधी ने क्या कहा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यही कहा क्या इसको? राहुल गांधी ने अरे यार, अरे वो कह रहे हैं कि 90% को बांटे, क्या कह रहे हैं? नीरज सर एक मिनट, प्रेम जी की बात पहले कंप्लीट कर लें। हाँ, ये 1 लाख रुपए महिलाओं को देना वगैरह वगैरह, उसका छोटा सा हिस्सा, बार बार वो कह रहे हैं, 3 बार बोल रहे हैं छोटा सा हिस्सा। ये लोक जन कल्याणकारी जो हमारा सरकार का काम होता है उसके तहत वो देने की बात कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज होता है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का अभी भी आपको लगता है? मैं तो सभी पैनल के सामने पूछ रहा हूँ, क्या राहुल गांधी ने रीडिस्ट्रीब्यूशन का है कि उन्होंने लोक कल्याणकारी तरीकों से, उन्होंने कहा है अमीरी गरीबी खाई की चर्चा नहीं करेगा राजनेता। भाई अमीरों के लिए एनपीए माफ होंगे तो गरीबों को हम कुछ थोड़ा सा दे नहीं सकते? यही बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आप हम अलग अलग थोड़ी बोल रहे हैं। एक मिनट यूसुफ जी, आप क्या समझे? नहीं, मैं समझा नहीं, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। जिस कार्यक्रम की क्लिप आपने दिखाई है, ये बाइट नहीं है, ये राहुल गांधी के 35 मिनट का जो भाषण था सामाजिक न्याय सम्मेलन में, उसका एक हिस्सा आपने दिखाया है। क्या कहा उन्होंने? राहुल गांधी ने कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कोई ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि साहब हम 22 लोगों से वापस लेंगे। राहुल गांधी ने एक मिसाल दी। राहुल गांधी ये बात पहले भी कह चुके हैं अलग शब्दों में, कई बार कह चुके हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई जो अखबारों में छवि खबरें हैं उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने कितना 1,60,000 कितना करोड़, 16 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ किया है, यानी उन्हें पैसा दिया है। 2008 में कांग्रेस ने जब पहली बार किसानों का कर्ज माफ किया था तो उसका बजट टोटल 72,000 करोड़ रुपए था। 72,000 करोड़ रुपए था। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई किसानों पर जो कर्ज है कुल मिलाकर के वो इतने के आसपास ही होगा कि अगर उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार माफ कर सकती है तो हम अपने गरीब किसानों का 72,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए वो भी तो माफ कर सकते हैं। जो बाइट आपने सुनवाई छोटी सी, उसमें कहीं ये शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा है कि साहब हम 22 लोगों से वसूलेंगे जैसे राम कृपाल जी कह रहे थे और हम वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहीं ऐसा नहीं कहा गया। कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र उठा करके देखिए, कहीं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं है। जब सैम पित्रोदा अपना बयान खुद वापस ले चुके हैं तो फिर आप सैम पित्रोदा के बयान पे क्यों अड़े हुए हैं? जी अब रुको यूसुफ भाई, हो गया, पॉइंट आ गया आपका। अब जिन लोगों की बारी है, सज्जन जी की और रामकृपाल जी। सज्जन जी, आप क्या समझे? देखिए, इसमें जब आप मैनिफेस्टो को देखें कि कहा है नहीं कहा है, ये मतलब दोनों तरफ गईयों हूं बछड़ों हूं वाली बात नहीं होनी चाहिए कि जब फंस जाए तो कहें कि साहब हमने मैनिफेस्टो में तो नहीं कहा है लेकिन भाषण में कह देते हैं। तो मैनिफेस्टो और भाषण इन दोनों को जोड़ के देखा जाए। यहाँ जब आप कहते हैं कि 16.5 लाख करोड़ रुपया जो दिया गया है उसे लाएंगे और बांटेंगे, तो मतलब एक से लेके दूसरे को देंगे, क्या होता है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो और क्या है? दूसरा, सैम पित्रोदा कोई छोटे मोटे हस्ती तो है नहीं। सैम पित्रोदा, मुझे खत्म करने दीजिए अपनी बात, उसके बाद आपको। सैम पित्रोदा जब कहते हैं कि इनहेरिटेंस लॉ अमेरिका में है तो किस संदर्भ में कहते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन के डिबेट में कहते हैं। अब जब इसे बीजेपी ने इस चीज को अपने तरीके से प्रस्तुत किया तो आप इस पे वापसी ले रहे हैं। तीसरी बात आप देखिए कि यहाँ पे कहीं भी बीजेपी ने ये कहा है क्या कि संविधान बदलेगा और ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म हो जाएगा? अपने हर भाषण में जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोग ये बातें कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप हर जाति को ओबीसी के नाम पे, इसके नाम पे गोलबंद करने की, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है क्या? चुनाव आयोग को उसकी सुधि। सवाल यह है कि फ्रेमिंग ऑफ डिबेट क्या है, कि जब तक आप यूनाइटेड मुस्लिम और डिवाइडेड हिंदू, रिच वर्सेस पुअर का एक आर्टिफिशियल फियर ये दिखा के चलें, आप प्रोग्रेसिव और सेकुलर हो जाते हैं और इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं होता है, ये लोकतांत्रिक होता है। जैसे ही आप यूनाइटेड हिंदू वोट बैंक की बात करते हैं, और वो तब जब आज देश का 3 जो टॉप का पोस्ट है, राष्ट्रपति आदिवासी, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओबीसी, जब तीनों जो भारत गणराज्य के पोस्ट हैं वो पिछड़े या आदिवासी या उसके पहले दलित के पास हैं, ये अभी की बात है, ये पहले की बात नहीं है। तो ये जो एलीट जो होता है ना, सडनली रेडिकल लैंग्वेज बोलने लगता है, जो हमने कहा, तो उसमें थोड़ी संशय होती है। और जब आप बात करते हैं कि यहां से लेके यहां बांटेंगे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे कि 1 से लेंगे 22 लोगों से और 90% में बांटेंगे, उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
इसे किसी भी कॉमन सेंस से कोई समझा दे। एक मिनट रुको पहले, रामकृपाल जी। जी रामकृपाल जी, अरे रामकृपाल जी का लिंक फिर से डाउन लग रहा है। हेलो। हाँ रामकृपाल जी, आ गया हेलो। हाँ रामकृपाल जी बताइए। पहली बात तो है कि यूसुफ भाई हाँ। की बात से मैं सहमत हूं कि ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए कि हम में भाईचारा जो बना हुआ या जैसे भी है सदियों से हम तमाम मतभेदों के बावजूद जीते आए हैं, वो उसमें कहीं से भी अगर कोई कोशिश ये होती है तो वो खराब है, मैं उसकी निंदा करता हूं निश्चित रूप से। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए एक होता है एक्शन, एक होता है रिएक्शन। आप तेलंगाना में राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, अगर उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने कहा है एक्सरे कराऊंगा। एक्सरे कराऊंगा यानी किस चीज का? पहले तो जातियों का एक्सरे कराऊंगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। ये बहुत बहुत पहले से, मध्य प्रदेश के इलेक्शन के पहले से वो कह रहे हैं जाति जनगणना की बात, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि धन का एक्सरे कराऊंगा, देखूंगा किसके पास कितना है। और थर्ड में वो कहते हैं कि उसके बाद जिसका जितना हक है उसके हिसाब से उसको मिलेगा। आप रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द नहीं कहिए, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं तो जो भी आप देंगे वो तो इसी देश की संपदा को ही देंगे ना। राहुल जी का या सरकार कोई अपनी निजी संपदा तो होती नहीं है, राहुल जी अपने पॉकेट से तो नहीं देंगे। तो मेरा ये कहना है कि दो चीजें पहले समझना चाहिए। देखिए चुनाव में फेंक करके भाग जाइए नहीं होता। जिन लोगों ने आज जो भी संपदा कमाई है, आज के वो वैध संपदा है, आज के कानून के तहत टैक्स देकर के, चाहे वो कंपनी हो चाहे व्यक्ति हो। एक बात और ध्यान देना चाहिए, कंपनी इज लीगल पर्सन। कंपनी का मालिक कोई नहीं व्यक्ति होता हो, गलतफहमी होती है। कंपनी खुद में एक लीगल पर्सन होती है, उसका शेयर होल्डर होता है। उसके पास जो भी पैसा गया होगा वो टैक्स दे करके उसके पास गया होगा। तो मेरा ये कहना था कि उनको कहना चाहिए था कि जो एक्सरे कराएंगे वेल्थ का, उसमें वैध संपत्ति को भी वापस लेंगे या जो अवैध संपत्ति है उसको पकड़ेंगे। अवैध संपत्ति तो कभी भी पकड़िए, उसके लिए तो मोदी सरकार भी कर रही है, इंदिरा गांधी भी कर रही थी, राजीव गांधी भी कर रहे थे। अवैध संपत्ति अगर इस देश में कहीं है तो हर वोटर उसका समर्थन कर लेते हैं। लेकिन आशंका, आपने वैध या अवैध नहीं कहा, आपने कहा पता करेंगे धन किसके पास है, और उसमें परसेंटेज आपने कहा कितने परसेंट लोगों के पास है। ये तो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का वेल्थ अगर आप देख लीजिए, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा अमेरिका जो है वो 22%, कितना 25%, जी सर, क्या आबादी कुछ भी नहीं है, सारा वेल्थ उसके पास है। तो मेरा ये कहना है कि फेंक करके भाग जाना और या कि हम ना रहेगा बांस, हम तो आएंगे नहीं, हम तो हमें करना नहीं है, उस तरह की चीज मत। और दूसरी बात, लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की बात राहुल गांधी जब से आए हैं तब से, आप जहां भी जाइए देखिए, हमेशा उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग को उन्होंने कहा कि सेकुलर है, जितनी भी चीजें देखिए। तो मेरा ये कहना है कि एक्शन पर रिएक्शन भी होता है, होना नहीं चाहिए। मैं खुद इस बात को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जैसे पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को हिंदू मुसलमान सबसे बचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह का माहौल होता है, ये मत भूलिए कि वो बीजेपी के एक नेता भी हैं। आज की तारीख में मैं हमेशा कहता हूं, तिल का तार बनाएंगे, तिल का तार राहुल भी बना रहे हैं, तिल का तार बीजेपी भी बना रही है। ये इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन में बहुत सारी हाइपरबोलिक चीजें होंगी। जी, लेट्स कीप इट सिंपल। अभी मैं ब्रेक लेना भाई, लौट के आएंगे, फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, इंस्टीट्यूशन का सर्वे करेंगे, उसके बाद फिर जिसका जितना हक बनता होगा उसको देंगे। इतनी बात लिखी थी एकदम सिंपल सी। उसके बाद राहुल जी ने बोला कि हम एक्सरे करेंगे, पता करेंगे किसके पास कितनी वेल्थ है, और उसके बाद फिर जिसका जितना हक बनता वो दी जाएगी। यहाँ तक भी गनीमत थी बात। लेकिन इसकी मैंने अभी जो सवाल पूछा था सज्जन से कि इतनी तीखी प्रतिक्रिया इस पर क्यों हुई, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि इसके बहुत गहरे नेतार्थ थे। अब इसके बाद सैम पित्रोदा जी आए। सैम पित्रोदा जी को आके क्या जरूरत थी सफाई देने की? आपसे क्या लेना देना? जब कांग्रेस तक आपको डिसोन कर रही कि नहीं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं, इनका अपना निजी विचार है, तो आप क्यों आए थे सफाई देने के लिए? वो इसलिए आए थे क्योंकि उनको लगा कि मामला बिगड़ गया है। तो वो इनहेरिटेंस टैक्स का एक उदाहरण दिया अमेरिका में, जो लगता है
बोला भारत में इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। वहाँ से हुआ। उसके बाद फिर जिस सम्मेलन का आप जिक्र कर रहे हैं यूसुफ, उसमें उन्होंने और क्लियर कर दिया राहुल जी ने कि 22 लोगों के पास 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए या दे दिए गए, उसमें से कुछ पैसे लेंगे और हम 90% में देंगे। ये एकदम क्लियर है सर। इसको आप चाहे जो जिस तरह से इंटरप्रेट करें, इसीलिए इतना बवाल है। मैंने पहले मूल प्रश्न इसलिए रखा था कि अगर ये इतनी साधारण बात होती तो इसमें भयानक इतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए थी। पॉलिटिकल सर्कल में रोज कुछ ना कुछ भाजपा वाले बोलते हैं और रोज कुछ ना कुछ कांग्रेस वाले बोलते हैं, लेकिन एकदम तिलमिलाने वाली प्रतिक्रिया जो दिखी मुझे इस इशू में, उसमें कहीं ना कहीं बात ये फंस गई। अब इसमें दोनों पार्टी लगी हैं, ज़मीन पे क्या उतरता है इसलिए मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इन बयानों की बजाय कि क्या माहौल चल रहा है। छोटा सा एक ब्रेक लेना मुझे, लौट के आते यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से। चुनाव अड्डा में आज चर्चा हो रही है। सेकेंड फेज के इलेक्शन से पहले माहौल काफ़ी गर्मा गया है, इस पर अभी गर्मा गर्म बहस हो रही थी। प्रेम कुमार जी कुछ बोलना चाहते। प्रेम कुमार जी, अच्छा मैं सबसे निवेदन मेरा कि अभी 2-2 मिनट है सबके बाद, मैं रोकूंगा नहीं किसी को। टोटल 9 मिनट है, 1 मिनट मेरे लिए छोड़ देना सवाल पूछने के लिए। प्रेम कुमार जी बताइए सर। जी, बात वहीं पर फिर से हम रीडिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं। हाँ देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन किसी से लेके किसी को देना हो सकता है, हाँ लेकिन यहाँ कहीं भी किसी से लेके किसी को देने की बात ही नहीं है। जहाँ 16 लाख करोड़ की बात वो करते हैं राहुल गांधी, एनपीए उधर माफ हो सकता है, तो गरीबों को क्यों नहीं दिया जा सकता? अब इसमें छीन कर देने की बात कहां से आ गई? नहीं है। उसके बाद हमने पहले भी कहा, कोई भी एक भी बाइट नहीं दिखा सकता राहुल गांधी की जिसने इधर से लेके उधर देने की बात कही है। इसलिए इसी तरीके से मैनिफेस्टो में कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी गई कि किसी का कोई मंगलसूत्र ले लेगा। इस तरह से एक पक्के तौर पर जो झूठ बोला गया है, उस झूठ को किसी और तरीके से बोलना कि राजनीतिक दल तो ऐसा करते ही हैं और थोड़ा सा घुमाते ही हैं, थोड़ा सा बोलते ही हैं, बोल के उनका समर्थन करना, ये झूठ को बढ़ावा देना है। झूठ को झूठ बोलना चाहिए। हाँ, इसको कंपनसेट करना कि संविधान खत्म करने की बात किसने बोली? अरे बोली है भाई। भारतीय जनता पार्टी के 6-7 नेताओं के तो नाम हम गिना सकते हैं जिन्होंने कहा है कि हमको 400 सीट चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, और उनमें से 1-2 ने तो कहा आरक्षण भी खत्म करना है। हम ये बाइट है इनकी, इससे पहले भी ये लोग बोलते रहे, इसलिए ये बात अचानक पैदा नहीं हुई है। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं वो अचानक पैदा हुई बात है, वो 100% झूठ बात है और झूठ को स्थापित किया जा रहा है बार बार बोल करके। ये दूसरे चरण में हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले चरण में ये झूठ क्यों नहीं याद आया था? पहले चरण में क्यों नहीं याद आया? इसलिए कि इनका राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल रहा है, यूसीसी नहीं चल रहा है, सीएए एनआरसी नहीं चल रहा है, ये तमाम मुद्दे चूंकि नहीं चल रहे हैं, इसलिए ये डिविजिव पॉलिटिक्स पर आए हैं। जी, कितनी सीटें आएंगी सर भाजपा की? सीटें अब बड़े बड़े सर्वेयर फेल हो रहे हैं, मैं थोड़ी सर्वे करने बैठा हूं। अरे पब्लिक का मूड तो आप समझते हैं हमसे ज्यादा। मूड में बता रहा हूं कि हालत खराब है। पहले चरण में भी पिछड़ रही है बीजेपी, एनडीए पिछड़ रहा है। ओके, दूसरे चरण में भी अभी देखेंगे, शाम में पूछिएगा, बताएंगे। ओके, शाम में पूछेंगे, मतलब कल शाम को पूछेंगे। ओके, हाँ, कल शाम में पूछिए। सज्जन कुमार जी, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं एकदम झूठ का नैरेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। रिडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आप लोग जो है ना जबरदस्ती घुमा फिरा के राहुल जी के ऊपर चिपका दे रहे हैं। म्यूट है, अनम्यूट करो अपने आप को पहले आप। जी जी जी, तो ये वही वाली बात हो गई कि कोई कवि एक कविता लिखे और जब आप उसका मीनिंग निकालने लगे तो कवि आके आपसे लड़ने लगे कि साहब मेरे कविता का मतलब जो है वो मैं तय करूंगा, 1 इंच नहीं इधर ना उधर। भाई आप अपने भाषणों में तो लिबर्टी ले रहे हैं, मैनिफेस्टो में जो भी कहा है उसको एक्सप्लेन करने में, उसको इंडिकेट करने में। जब दूसरा उस बात को अपने नैरेटिव के हिसाब से सामने रख रहा है तो आप वहां पे डिफेंसिव होकर सफाई करें। यहाँ पे देखिए बात क्या है, खींच कहाँ? खींच ये है कि जो हमने कहा कि ये कांग्रेस का अपना पिच कभी था ही नहीं। कांग्रेस की तो ट्रैक रिकॉर्ड है, 2 पिछड़ा नेहरू जी के समय में पिछड़ा वर्ग आयोग आया, काका कालेलकर, रिजेक्ट हुआ रिपोर्ट। दूसरा जो मंडल कमीशन का आया, इंदिरा गांधी ने टेबल के नीचे रख दिया, राजीव गांधी ने उसको उसका विरोध किया था। तो इनके पिच ही नहीं है। लेकिन
कि जब से वामपंथ और कांग्रेस का जो ये सरोकार हुआ है, वामपंथ मतलब सीपीआई और सीपीएम नहीं, वामपंथी जो अब सीधा कांग्रेस में आ रहा है, तब से आप देखेंगे कि कांग्रेस की भाषा बदली है, व्याकरण भी बदल गया है, दिशा भी बदल गया है, ऊपर से पैराशूटिंग जिनकी हो रही है, उनका नैरेटिव है। अब उसमें आपने पिछले 1 साल से ये कोशिश की और विधानसभा चुनाव में देखिए ओबीसी सेंसस की अचानक से राहुल गांधी बात करने लगते हैं कि जनगणना होगी और उसके बाद क्या होगा, जनगणना लड्डू खाने के लिए और भजन करने के लिए नहीं होगा ना, वो तो उसके हिसाब से रिडिस्ट्रीब्यूशन ही होगा रिसोर्स का। और होता क्या है, आरक्षण भी रिडिस्ट्रीब्यूशन का ही माध्यम है, सीमित संसाधन है, बहुत लोग हैं तो एक सही तरीका हो। वहां जब 5 राज्यों में नैरेटिव नहीं चली, जब ओबीसी एक मुद्दा है लेकिन ओबीसी सेंसस ओबीसी के बीच में मुद्दा नहीं चला, कम से कम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी जगह भी दिखा, तो वहां से आप क्या ले रहे हैं कि आप पैरामीटर और बढ़ा दो, कि पिच और कर दो। पिच क्या कर दो कि साहब ये बात ही नहीं है, जब इनका 400 आ जाएगा तो आप ये काउंटर नहीं कर रहे हैं कि 400 आ जाएगा जी। पिछले आप राहुल गांधी ने क्या कहा उसकी तुलना कर रहे हैं कि बीजेपी में कहीं पे किसी नेता ने, मैं पूछ लूं कि नाम बताइए, अभी बता पाएंगे प्रेम कुमार जी? मतलब किसी ने हो सकता है कहा हो किसी फ्रिंज एलिमेंट ने, लेकिन प्रधानमंत्री का सीधा बयान है। नहीं प्रेम कुमार जी बस बता दीजिएगा, लेकिन अभी सुनिए कि प्रधानमंत्री का सीधा आरक्षण पे आ रहा है। और पिछले बिहार वाले प्रकरण के बाद से मोहन भागवत का भी आप बयान देखिए, उसमें सीधा प्रो रिजर्वेशन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पे ये है जी कि जब आप यहाँ पे सीधी सी बात करते हैं आरक्षण वगैरह की, और उसमें जब आप एक अपील करते हैं, नैरेटिव फैलाते हैं, ये आप तब कर रहे हैं जो पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी है, आप कोई भी राज्य उठा लीजिए दक्षिण को छोड़ के और देखिए कि पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी कौन है। पिछड़ा जिसमें प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं। पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी को एक वो पार्टी जिसे ब्राह्मणवादी पार्टी माना जाता है कांग्रेस, वो पिछड़ा विरोधी बता रही है जी। ओके, तो इसमें निश्चित तौर पे पिछड़ों की पार्टी पिछड़ों के द्वारा जी। प्रेम कुमार जी, जो आप कह रहे हो ना, मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं लगातार कह रहा हूं कि ये वाला जो एक नैरेटिव बना था कि संविधान बदल जाएगा, उसको प्रधानमंत्री सोचिए दबाव कितना था कि प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जयंती के दिन ये कहा कि स्वयं बाबा साहब भी नहीं बदल सकते अब ये संविधान, हमारे ऊपर जो आरोप लगाया संविधान बदल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी नहीं अपनी बात को रिफ्यूट कर रहे हैं, वो तो और कैलकुलेशन बता रहे हैं कि हमने गणना कर ली है कैसे। नहीं सुनिए ना सर, क्रांतिकारी कदम उठाने की बात उन्होंने कही है। अब आप ये कि आपने कविता लिखी तो आप ही मतलब बताएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। मुझे बोलने दीजिए, आप जब बोल रहे हैं तो मुझे जवाब देने दीजिए। अच्छा दीजिए सर, दीजिए आपका 10 सेकंड है सर। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, जब ये मुद्दा बन गया, उनको लगा खतरा है, तो उन्होंने कहा पैचअप करने की कोशिश, उसके बाद भी बोलना जारी है। 3 दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, इससे पहले अनंत हेगड़े से शुरू हुआ, ज्योति मिर्धा ने कहा, अयोध्या वाले लल्लू जी ने कहा, अरुण गोविल ने कहा मेरठ के, उसके बिहार से प्रेम कुमार ने कहा, 6-7 लोग कह रहे हैं। और उसके बाद में आप मानने को कह रहे हैं कि 400 हमको चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है और आरक्षण खत्म करना। इतना खुलेआम कह रहे हैं, तो अब क्या विपक्षी दल को बोलने की जरूरत है क्या? ये तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं जी सर। अरे टाइम अप हो गया, यूसुफ जी के पास जाना। यूसुफ जी एक दूसरा सवाल लेते हैं। चलो अच्छा ये बताओ आप, जैसे बार बार सज्जन कह रहे हैं या बाकी लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है, क्या अपनी डायकोटमी में फंस रही है? यूसुफ अनम्यूट करो। नहीं, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट तो कांग्रेस में हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है सज्जन कुमार जी की, के साथ ओबीसी कभी कांग्रेस की पिछ नहीं रही और ना उनका वोट बैंक उसके अंदर रहा। और चौधरी चरण सिंह जब 67 में पार्टी छोड़ के निकले थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो यही एक वजह थी कि उन्हें लगा कि भाई नहीं है। और जो बात कही सज्जन जी ने, मैं सहमत हूँ। 47 से लेकर 67 तक उत्तर प्रदेश में अगर आप उठा करके देखें तो कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री बने वो सब अपर क्लास थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, और एक बीच में वैश्य समाज से ही बने। वो एक है, लेकिन चीज चेंज तो होता है और बदलते हैं समय के हिसाब से, पार्टी अपने हिसाब से एजेंडे बदलती है, पॉलिसी बदलती है। 1989 से पहले बीजेपी के एजेंडे में भी राम मंदिर निर्माण का मसला नहीं था। वो पालनपुर में जो राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी उसके अंदर उसे शामिल किया गया, ये भी आइडियोलॉजिकल चेंज था। तो बहुत सारी चीजें थी। तो अभी एक चीज जो सज्जन जी ने कही, बड़ी अच्छी बात कही और जिसको उन्होंने अपना भाषण खत्म किया, उन्होंने कहा बीजेपी पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा पिछड़े उसके अंदर है।
ये पंच लाइन है। तो चूंकि बीजेपी में एक भी मुसलमान नहीं है, इसका मतलब बीजेपी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। और चूंकि बीजेपी मुसलमानों की पार्टी नहीं है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर उसे वोट मिलता है, इसलिए प्रधानमंत्री खुले मन से मुसलमानों के खिलाफ आज वो बातें कर रहे हैं जो कभी धर्म के अंदर हुआ करती थी। या बीजेपी में आरएसएस के जो नेता जो मुसलमानों के खिलाफ समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, उनके नेता छोटे छोटे गली नुक्कड़ पे बातें करते थे, आज वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बीजेपी मुसलमानों का वोट नहीं चाहती है। दूसरी बात, संविधान की जो बात आपने कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, ये कोई आरोप बाहर से नहीं आया है। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो 2000 में उन्होंने एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया, जस्टिस वेंकट चरैया उसके अध्यक्ष थे। 2 साल बाद उसकी रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी की गई, जिसके अंदर आरक्षण को रिस्ट्रक्चर करने की बात कही गई थी। वो क्यों कही गई थी? क्योंकि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने ये जरूरत महसूस की थी, या बताया गया था, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि आजादी के 50 साल बाद हमें ये देखना चाहिए कि संविधान कितने प्रभावी तरीके से लागू किया गया है, क्या इसे बदले जाने की या इसके अंदर कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत है। तो चूंकि बीजेपी को लगता है कि वो बदलना चाहिए और आरएसएस ने बहुत दिन तक, लंबे कई वर्षों तक संविधान को स्वीकार नहीं किया था, तो ये बीजेपी का एक एजेंडा रहा है, शुरू से एजेंडा रहा है। बीजेपी शुरू से ये बात कहती रही है कि जब हम अपनी ताकत से सेंटर में आएंगे, पूरी ताकत से आएंगे, तो हम अपने सभी एजेंडे को लागू करेंगे। यूसुफ, लेकिन यूसुफ, बदलाव जैसे होते रहते हैं ना, अभी बिहार वाले चुनाव आपको याद होगा, मोहन भागवत ने ऐसा एक डायलॉग दे दिया था, उसके बाद हार गए चुनाव, तो प्रैक्टिकली सबको समझ में आ गया कि ये हो नहीं सकता। इसीलिए 400 पार का जो नारा आया है, और आज भी प्रधानमंत्री के ये कहने के बाद प्रेम जी ने नाम गिनवा दिए, तो आपने कहा था वे नाम गिनवाइए, तो उन्होंने नाम गिनवा दिए कि किन किन लोगों ने कहा है। अनंत हेगड़े कोई मामूली आदमी नहीं, फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। नहीं, सुनिए, देखिए, एक मिनट सुन लीजिए ना, समय बहुत कम है, जल्दी में। कर सकते हैं। 5 बार वो एमपी रहे हैं, और जब कांग्रेस ने चुनौती दी के साथ संविधान बदलने की बात करने वाले का टिकट काट करके गए नरेंद्र मोदी, तब उनका टिकट काटा गया। नहीं, यूसुफ जी, पॉइंट टेकन, आपकी बात आ गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस मसले पर या बड़े मसलों पर अगर प्रधानमंत्री कोई बात करें तो मैं उसके साथ जाऊंगा ना, फिर मैं हरे हेगड़े की बात नहीं सुनूंगा या पुरुषोत्तम रुपाला की बात नहीं सुनूंगा। वैसे ही जो राहुल जी कह रहे हैं, नहीं सुनो ना सर, आप पहले ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की बात को नहीं मान रही, कह नहीं, उनका अपना व्यू है, खारिज हो गया ना। तो जो राहुल जी कहेंगे मैं वो मानूंगा, इसे यहाँ पे जो मोदी जी कहेंगे मैं वो मानूंगा। तो यहाँ पे फिर बार बार रेफरेंस देना कि वो लल्लू सिंह अयोध्या वाले ने कुछ बोल दिया है, लल्लू सिंह क्या है जो बदल देंगे संविधान? क्या जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं? तो पॉइंट मेरा ये है कि जब अयोध्या के सांसद है, अरे मालूम है सर मेरे को, मैं बहुत अच्छी तरह निजी तौर पे जानता हूं उनको, लेकिन वो संविधान नहीं बदलने जा रहे, ना कोई और बदल देगा। इसलिए जब टॉप लीडरशिप किसी मसले पे बोल देती है तो उसके बाद फिर नीचे वालों की बात का कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जी सर, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। आपने 2 मिनट कहा था, चलिए 10 सेकंड ही सही, 1 मिनट। आप, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ यूसुफ भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसा सज्जन भाई ने कहा, इस देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये तीनों ओबीसी से आते हैं। और ये बताइए, जो पार्टी 2014, 17, 19, 22 ये सारे इलेक्शन जीत रही है ओबीसी के चलते, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ओबीसी का है। वो पार्टी क्यों ऐसा कोई कदम उठाएगी कि जो उसका मुख्य रूप से उसका बल है वही उससे नाराज हो जाए? जी रामकृपाल सर, पॉइंट आगे सर, एकदम समय खत्म हो गया है, अभी तो ये चर्चा आगे चलती भी रहेगी, लेकिन मैं एक अपील करना चाहता हूँ आवाज़ की तरफ से और अपने सारे मेहमानों की तरफ से भी, और ये मेहमान हमारे ख्याल में कल के वोटर भी हो सकते हैं, तो आप लोग मतदान जरूर करने जाइए सुबह सुबह। गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए जल्दी चले जाइए, पानी लेके जाइए, जिसको मर्जी हो उसको वोट करिए, लेकिन वोट जरूर करिए। ये मेरी विशेष अपील और आग्रह है कि मतदान जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।